नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव, नवम भाव जिसको 9 नंबर राशि, अगर संख्या की बात की जाए अंकों की, तो 9 नंबर इसको डिनोट करता है। 9 नंबर की अगर बात करें तो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, यानी कि सेजिटेरियस साइन जो होता है, यानी कि धनु राशि काल पुरुष के वर्ग चार्ट के नवम भाव को जो है रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए नवम भाव क्या होता है। नवम भाव के बारे में हम आप सब जानते हैं कि नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है। ये हमारे भाग्य का भाव होता है, इसलिए ये जन्मपत्रिका का सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस ये कहा गया है। इसके साथ साथ ये त्रिकोण भाव भी है, और शुभ हो गया क्योंकि त्रिकोण भाव हो गया, और शुभ हो गया क्योंकि ये धर्म का भाव हो गया। ये वही भाव है जिससे एक जातक या जातिका या एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि का या किसी भी लगन का हो, इसी भाव के द्वारा अगर ये भाव शुभ प्रभाव में है तो वह सही और गलत का फर्क करके ही चीजों को आगे बढ़ाता है, या किसी भी रास्ते पर अच्छे और बुरे का विचार करके आगे बढ़ता है। ये वही भाव है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जन्म पत्रिका में इस भाव को उन्नत होना अति आवश्यक है। इस भाव से हम पिता को देखते हैं। ये भाव हमारी धार्मिक यात्राओं का होता है। ये भाव हमारा हायर स्टडी का होता है। ओवरऑल मैं अगर कहूं कि धनु लगन के लोग जो होते हैं, तो एक अगर वर्ड्स में कहूं तो वो जो होते हैं भाग्यशाली लोग होते हैं। भाग्य जो होता है लेकर वो पैदा होते हैं, इस तरीके की शख्सियत होती है। वो अच्छे और बुरे में फर्क करना जानते हैं। वो स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि नवम भाव जुपिटर का जो है, जुपिटर यहाँ के कारक भाव होते हैं, और कारक उसकी कुंडली में तो वहां के मालिक होते हैं, इसलिए वो वहां कारक हम मानते हैं इनको। तो इनके रूलर जो हो गए वो जुपिटर हो गए। जुपिटर मीन्स नॉलेज, जुपिटर मीन स्पिरिचुअलिटी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी आई मीन टू से अध्यात्म। तो अध्यात्म में आ गया, ज्ञान भी आ गया। तो ऐसे लोग ज्ञानी वानी होते हैं, खूब ज्ञानी होते हैं, ज्ञान भरा होता है। किसी भी समय किसी भी चीज पर इनसे तर्क और वितर्क आप कर सकते हैं। ये सदैव भी तैयार रहते हैं। इनको उसके लिए कोई अलग से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयर पर्सन होते हैं। अपने चारों ओर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में नॉलेज ये रखते हैं। धर्म के ज्ञाता होते हैं, अच्छे बुरे में फर्क करते हैं, उसी हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और स्वयं भी उसी पथ पर चलते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका आकलन करने के उपरांत पिता से इनको बहुत ज्यादा स्नेह होता है, या कह लीजिए पिता का पूर्ण सहयोग इनको मिलता है। धार्मिक यात्रा करना इनको पसंद होता है। इनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने में बहुत सफल रहते हैं। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु जो साइन है, जो 9 नंबर से डिनोट करता है, एक ड्यूल नेचर साइन है। तो यहाँ पर इनके नेचर जो राशि है, ये ड्यूल नेचर राशि है। तो इसका नेचर को डिफाइन करेंगे तो दो तरीके के नेचर इनके मिलेंगे, यानी कि इनके नेचर में कहीं ना कहीं आपस में ही थोड़ा सा विरोधाभास या दो तरीके के पैटर्न आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो है फायर एलिमेंट की बात करें तत्व, तो ये फायर एलिमेंट राशि है। अग्नेता लियो राशि होती है। तो इसलिए धनु लगन के बारे के लोगों के बारे में ये बात कही जाती है कि ये लोग कहीं ना कहीं गुस्से के भी तेज होते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूं तो ये राशि अपने आप में एक खास राशि है, क्योंकि भाग्य के भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग इनको ता उम्र मिलता है। बात करी जाए इनके नक्षत्रों की अगर बात करें तो मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य प्लस जुपिटर, ये चार ग्रहों के धर्म गुण, इनके स्वभाव, इनकी प्रभाव इन जातकों के स्वभाव में, जातकों के अंदर समाहित रहते हैं। तो इसलिए सूर्य सा तेज होता है, शुक्र से जो होते हैं
फाइनेंस के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में जो होते हैं ये किस्मत के धनी होते हैं। केतु अगर बात करें तो अध्यात्म देता है इनको, जुपिटर बात करें तो ज्ञान देता है। तो हर तरीके से अगर मैं कहूं तो मेजर्स प्लेनेट्स जो हैं, जो बहुत प्रभावी प्लेनेट्स हैं, शुक्र है, जुपिटर है, दोनों शुभ ग्रह हैं। सूर्य अपने आप में ही एक ग्रह है जो कि ग्रहों में राजा की संज्ञा दी जाती है, और केतु अध्यात्म की डीप लेयर आपकी जो है कि उसकी डीप आई मीन टू से अध्यात्म की एक गहरी सोच, ये गहरी फीलिंग या गहरी डीप लेयर को जो ये महसूस करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये एक अलग शख्सियत है, और गुस्से के थोड़े तेज होते हैं। अगर गुस्से वाला पोर्शन हटा दें तो ओवरऑल ये लोग बड़े जीवन में कामयाब होते हैं, भाग्य का सपोर्ट रहता है इनको। इसके अलावा देखिए, अगर मैं कहूँ एक इनकी अगर कुछ विशेषता मैं कहूँ तो ये लोग थोड़े स्वतंत्र स्वभाव के रहते हैं। मतलब इनको बंधकर काम करना पसंद नहीं है कि आप 10 to 5 नौकरी में ढाल देंगे तो चल जाएगा, ये इनको समझ में नहीं आएगा। नेचर लविंग होते हैं ये लोग, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात हेट वेस्टिंग टाइम, ये समय को बर्बाद करना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट मैंने बोल दिया, ट्रस्ट इशू रहता है। हाँ, ये लोग थोड़े शक्की मिजाज जरूर होते हैं, ये चीज का मैं थोड़ा सा वो करूंगा। ये यही थोड़ा सा इशू उनके साथ रहता है कि ये ट्रुथ मतलब क्या बोलते हैं कि ट्रस्ट इशू उनके साथ रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी लाइफ में जो है इनके अप डाउन रहता है। साथ ही साथ देखो, अगर मैं इनकी बात करूं तो जो इनके जो पार्टनर्स होते हैं ना, उसमें 3 नंबर राशि पड़ी होती है, आई मीन टू से जेमिनी साइन पड़ा होता है जो कि मरकरी की राशि होती है। तो इनके पार्टनर्स और इनमोरी ये बहुत ज्ञानी वाले लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है। वो बहुत बोलने वाला और इंजॉयमेंट करने वाला, मस्ती करने वाला पार्टनर इनका होता है। और ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले, और मतलब ऑथेंटिकल चीजों को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। गुस्से के तेज होते हैं, पार्टनर इनका हंसी मजाक वाला होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है। लेकिन ओवरऑल ग्रह की स्थिति अगर आपकी बर्थ चार्ट में अच्छी है तो कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया चलता है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि सेटेरिस वाले या धनु लगन या राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए अब लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो धनु राशि अथवा धनु लगन के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, बात की जाए, सबसे पहले देखिए मैं आपको बोलता हूं कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 9 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर अ सेटेरियस असेंडेंट, आप धनु लगन के जातक अथवा जातिका है। अब देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या आपका कारक ग्रह, यानी कि आपका जो योग कारक ग्रह है वो जुपिटर ही होता है, वो आपका लग्नेश ही है। यानी कि आपका लग्नेश प्लस आपका सुखेश, ये दोनों घर के मालिक, दोनों केंद्र के घर के मालिक होकर जुपिटर आपका योग कारक ग्रह है। इसलिए आपकी जन्म पत्रिका में आपकी उत्तम स्वास्थ्य तथा उत्तम सुखों की प्राप्ति हेतु जुपिटर का आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी की बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड यानी कि जो लग्नेश है वो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं 7th हाउस में। ये इनकी, मैंने बोला ना कि इनका जो अपोजिशन में 3 नंबर राशि पड़ी होती है, कहीं ना कहीं जुपिटर जो है बुध को अपना एनिमिटी, एक इन लोगों में जो संबंध है वो एनिमिटी का है। इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, मैंने आपको जो कहा वो इसी लॉजिक के थ्रू कहा। लग्नेश अपने ऑपोजिशन में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां बुध की राशि है, और कहीं ना कहीं अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये केंद्र का भाव है, तो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा दिक्कत में भी नहीं है। और 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड है वो ये यही रहने वाले हैं, यानी कि 17 अक्टूबर तक ये 7th हाउस में रहेंगे। जो अभी तक जो पीरियड चल रहा था, अगर कहूं मैं आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए अच्छा पीरियड निकल रहा था, और अभी भी अच्छा ही है। क्योंकि 23 अक्टूबर तक जो मरकरी है, देखिएगा 23 अक्टूबर तक जो मरकरी है वो आपके 11th हाउस में 7th राशि में पड़े हुए हैं। और जो ये पीरियड, और यहाँ से जुपिटर देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पीरियड आपका जा रहा था बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर के बाद कुछ ना कुछ ब्रेक इसमें आएगा, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं, कुछ ऑब्स्टिकल आपके व्यापार में आएंगे ही आएंगे। लेकिन खैर, बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो लग्नेश 7th हाउस में बैठकर अपने ही भाव को देख रहा है, तो हेल्थ का कोई इशू यहाँ नहीं है। हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा मैं अगर कहूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ जुपिटर यहाँ बैठकर ये जो है पंचम भाव से आपके 11th हाउस को देखेंगे। बुध की राशि में बैठे हैं, यानी कि बुध क्या है, बुध एक व्यापारी है, बिजनेस माइंडेड है, तो कहीं ना कहीं आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें खूब आपको फायदा हो रहा है। और यहाँ बैठकर ये पंचम दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापार में इनकम के नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, है ना। मतलब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर तक का पीरियड आपकी बहुत उन्नत है। उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आएगा, लेकिन 23 अक्टूबर तक मरकरी वहां रहने वाले हैं, तो उसको संभाले रहेंगे। सप्तम दृष्टि से ये फर्स्ट हाउस को देखेंगे, हेल्थ का कोई इशू नहीं रहेगा, हेल्थ बढ़िया रहेगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान की में आपकी वृद्धि होगी। नाइन्थ नाइन्थ एस्पेक्ट इनकी सेकंड हाउस पे रहेगी, जो कि धन का भाव है, कहीं ना, जो कि आपके परिवार का भाव है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के उन्नत होने से आपका जो माइंड है वही पॉजिटिव रहेगा, हेल्थ भी सही रहेगी, नाम भी होगा और फेम भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आप मनी सेविंग भी कर पाएंगे, धन भी में वृद्धि होगी और परिवार के साथ बड़े ही आपके अच्छे संबंध रहेंगे। ओवरऑल बढ़िया पीरियड ये यहाँ रहेगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड आपके सैटर्न है, शनि, और वो बैठे हैं फोर्थ हाउस में। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कहीं, मैं कहूं कि प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोच रहे थे, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। प्रॉपर्टी के लिए हाँ ठीक है, और 12th जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में है, 1 2 3 अपने से फोर्थ है, ठीक है। प्रॉपर्टी के सुख का 17 अक्टूबर तक का पीरियड अच्छा है। उसके बाद पंचम में पहुंच जाएगा, हाँ तब भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टिकल रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। सेकंड लॉर्ड यानी कि आपके धन, आपका परिवार, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोग आपके साथ या घर में एक साथ एक ऐसा टाइम रहेगा इस 2.5 साल के पीरियड में कि सब लोग साथ में रहें और एक अच्छा एंजॉयमेंट का पीरियड रहे। हालांकि सैटर्न यहाँ पर रेट्रो है, तो रेट्रो के सैटर्न देखिए, जब तक सैटर्न रेट्रोइड है, यानी कि 27 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोइड होकर आपके अपने ही राशि में थर्ड हाउस में राहु के साथ क्लब्ड हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये पीरियड है 27 नवंबर तक का, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या वाहन बेचने के यहाँ पर योग बना रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि छोटी मोटी यात्राएं आपको होंगी, करेंगे आप, उससे धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के काम में जो होता ना कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर वर्क है, उसमें थोड़ा सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ऑनलाइन वर्किंग जुड़ जाए, क्योंकि थर्ड हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु वैसे भी जो है, ये आजकल जो चल रहे हैं आपके मोबाइल है, टीवी है, नेट है, इंटरनेट है या ऑनलाइन है, इन सब कामों में वैसे ही माहिर हैं, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मल्टीमीडियाज हैं, और जो गजेट्स आ रहे हैं नए नए, तो ये सब में राहु को, यही राहु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, हो सकता है घर परिवार के क्या घर में कोई पूरा सदस्य आपके साथ यात्रा पे जाए और उस पर जो है कहीं ना कहीं उनसे आपको कोई डील करनी हो, किसी चीज की लेकर जाए, घर में एक्सपीरियंस पर्सन को लेकर जाए और वो डील क्रैक हो और उनको फायदा हो, तो इस तरह की चीज रह सकती है। तो यहाँ पर बैठकर ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि सेकंड लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी बेचने का योग यहाँ बन रहा है, ठीक है। उससे धन की प्राप्ति होगी, या फिर कोई ऐसे काम, प्रॉपर्टी वगैरह काम में आप लगे हो, आपका ये काम ही हो, तो वहां पर प्रॉपर्टी सेल परचेस करें तो वहां पर आपको धन की प्राप्ति हो। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में राहु बैठे हुए हैं आपके थर्ड हाउस में, और आपके भाग भाव में राहु और केतु का एक्सिस, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस जो कि आपका पराक्रम का है, राहु यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और केतु जो है कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आपके भाग भाव बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी देगा, कहीं ना कहीं अध्यात्म देगा। ओवरऑल मैं ये कहूं कि अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऑनलाइन ले आए, उसको किसी मीडिया के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी भी थ्रू आप ऑनलाइन उस वर्किंग को स्टार्ट करें। तो ये राहु जो 1.5 साल यहाँ बैठा है, आपको बहुत ज्यादा, आपको वहां पर नाम और शोहरत देकर जाएगा।
इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम हो, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का या अन्य कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपके वर्किंग में डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम अगर है तो वो उसको थोड़ा ध्यान से करें, उसमें भ्रमित ना हो, वरना वहां धोखा हो सकता है। इसलिए चीजें यहाँ रह सकती है। पड़ोसी हैं या फिर छोटे भाई बहन है, कहीं ना कहीं उनसे धोखा मिलने के चांसेस भी यहाँ रह सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। और ओवरऑल 1.5 साल का जो पीरियड है, जब तक राहु थर्ड हाउस में रह रहा है, यहाँ आप कोई भी निर्णय अचानक से ना लें, चाहे वो छोटी यात्राओं को लेकर हो, चाहे वो पड़ोसियों को लेकर हो, चाहे वो छोटी भाई बहन को लेकर हो, चाहे अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मल्टीमीडिया मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी ये थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो अचानक से अपना लें। घर में सोच विचार करके सबके साथ बैठकर ही बहुत शांति से और बहुत धैर्य पूर्वक निर्णय लें। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में देखिए बैठे हैं आपके थर्ड लॉर्ड, आपके 10th, आपके सेकंड लॉर्ड। कहीं ना कहीं अगर बात करूं प्रॉपर्टी बेचने के, यहाँ पर योग साफ साफ दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी वाहन आप में बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो माता से बातचीत में कमी हो सकती है, माता से दूरी हो सकती है। साथ ही साथ मैं कहूं कि अगर कहीं एक योग यहाँ यही बनना है कि आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे। अब वो हो सकता है आपकी नौकरी हो कारण या आपका व्यापार हो, कहीं ना कहीं ये कारण यहाँ रह सकता है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप व्यापार या आपका स्पाउस भी इसका रीजन बन सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पर योग ये दिखाई दे रहा है। सैटर्न फोर्थ हाउस में है आपका। अगर आप प्रॉपर्टी या घर वगैरह लेने की सोच रहे थे तो 2.5 साल तक थोड़ा इशू आपको रहेगा रहेगा, क्योंकि ये सैटर्न है तो सैटर्न धीमी गति की कारक है, और दूसरा ये आपके फोर्थ हाउस से जो है 12th भी है, तो 2.5 साल तक मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बनेगा आपका कोई विचार या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप हाउस या वाहन वगैरह खरीदें, तो ये स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड जो है आपके मार्च बैठे हुए 11th हाउस में। अगर आप स्टूडेंट हैं और जुपिटर की पोजीशन में अच्छी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। जैसे प्रेम करते हैं उसके लिए भी अच्छा ये पीरियड रहेगा। फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। और बात करते हैं अगर बेबी प्लान का इशू कुछ ऐसा कुछ है तो वो पीरियड भी आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ओवरऑल इसके अलावा देखिए एक चीज यहाँ पर और मैं बात करूं तो देखिए आपके जो फर्स्ट जो कि फिफ्थ लॉर्ड है वो बैठे हैं मरकरी के साथ, यानी कि फिफ्थ और सेवेंथ लॉर्ड का आप अगर ध्यान से देखें, फिफ्थ और सेवेंथ लॉर्ड का एक कंजक्शन यहाँ बना हुआ है, युति बनी हुई है 11th हाउस में, जो इंगित करती है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई एफएस वगैरह में है तो यहाँ लव मैरिज करने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो पीरियड है वो मैं कहूँ तो लगभग लगभग 23 अक्टूबर तक ये पीरियड जो है बना हुआ है, एक योग बना हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ 23 अक्टूबर तक अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में और केतु के साथ बैठे हैं। तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे या नौकरी की फील्ड के लिए एग्जाम वगैरह दे रहे थे, तो क्योंकि केतु सरकार का मतलब केतु भी सरकारी नौकरी का कारक देखिए कहा गया है, तो मैं कहूँ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वो जो है पीरियड जो है आपका उन्नत बना हुआ है। यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं है। कह लीजिए कि 8 अक्टूबर तक का जो पीरियड है वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सन भी बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, देखिए कंजक्शन देखिए। उसके बाद जैसे 9 अक्टूबर आएगा तो वीनस जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके ये 10th हाउस में आ जाएगी, यानी कि 6 लॉर्ड कहा जाएगा, 6 लॉर्ड आ जाएगा 10th हाउस में। हालांकि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ ग्रह की मतलब यहाँ पर नीच भंग भी इनका भंग नीच ग्रह नीच राशि में आ जाएंगे ना, तो डेबुलेटेड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है। तो 8 अक्टूबर तक का जो पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको है। और उसके बाद 9 अक्टूबर का पीरियड है तो डायरेक्ट कनेक्शन इनका हो जाएगा, छठे भाव से सन भी बैठे हुए हैं। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग न्यू बिगनर हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो नो डाउट ये चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं देखिए आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में बैठे हैं आपके जुपिटर। 7th हाउस का जुपिटर बैठा हुआ है और ये कहीं ना कहीं और आपके स्पाउस के भाव में बैठे हुए हैं, तो ठीक है। यहाँ पर जो है आपके जुपिटर देखिए, जुपिटर जब भी 7th हाउस में आता है तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपके मैरिटल जो रिलेशन है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें डिस्टर्बेंस देता है।
क्योंकि आपके लग्नेश हैं यहाँ बैठे हुए हैं और 17 अक्टूबर के बाद जो है ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी है, तो इतना ज्यादा कोई इशू नहीं, हालांकि शुभ ग्रह है तो बहुत ज्यादा इशू यहाँ नहीं देंगे। ओवरऑल व्यापार की पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी कि कहीं ना कहीं व्यापार में इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा फायदा रहा होगा। और 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड है इसको पूरी तरह से भुना लीजिए, क्योंकि 18 अक्टूबर में जो है जुपिटर यहाँ चले जाएंगे तब, और मार्च जो है आपके 12 साल चले जाएंगे तब व्यापार के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स दिक्कतें रह सकती हैं। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस की। देखिए एर्थ लॉर्ड में, एर्थ हाउस जो है चंद्रमा है, एर्थ लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि एक महीने में पूरी जन्म पत्रिका के चक्कर लगा लेते हैं, तो उनको इस प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में वीनस और केतु बैठे हैं, और 9th लॉर्ड बैठा है अपने से 2nd हाउस में, 10th हाउस बैठा है, तो पोजीशन अच्छी है। केतु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपको धार्मिक यात्रा कराएगा, कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं, क्योंकि केतु ना ब्लॉकेज भी देता है। ब्लॉकेज मीन्स तो उसे आप सोचोगे यार ठीक है जो होगा भाग के सारे होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इस तरह की फीलिंग्स आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कोई भी प्लानिंग है, कुछ भी है, आपको आपकी नौकरी से रिलेटेड है या फिर कोई इन फ्यूचर को प्लानिंग कर रहा है, तो उसको थोड़ा सीक्रेट रखिएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 9th हाउस आपका उन्नत बना हुआ है। नौकरी मतलब कि यहाँ पर दो चीजें हो रही है, देखिए आपके कर्म और धर्म दोनों का समावेश हो रहा है, दोनों का कहीं ना कहीं कंजक्शन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक योग होता है कि कर्म और धर्म का, कर्म का स्वामी धर्म के साथ कनेक्ट हो या धर्म का कर्म के साथ कनेक्ट हो। तो ऐसे लोग अगर उनके लिए प्रोफेशन में एक ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो नो डाउट के प्रोफेशन में कितनी बाधा आती है वो उसको पार कर जाते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उनका। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना होता है, जब भी 9th और 10th लॉर्ड का कहीं भी समावेश हो, कहीं भी कंजक्शन हो रहा हो, तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि आप अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में जो भी काम करें, जो भी कदम उठाएं, जो भी एक्शन लें, उनमें इस चीज का विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि वो न्याय संगत हो, मतलब किसी में भेदभाव ना हो, और अच्छे और बुरे का फर्क करते हुए चीजों को करें। इतना बस आपको ध्यान रखना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां आप इस चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं या इसके अपोजिट चीजें करते हैं, तब दिक्कत होती है। किसी एक व्यक्ति के हित की बात करते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, तब यहाँ पर दिक्कत ही प्रोफेशन में देगा। अदरवाइज प्रोफेशन के लिए ईश्वर का वरदान है। तो जो पीरियड बना हुआ है ये सेटियस वालों के लिए, इनके प्रोफेशन में इनको प्रमोशन मिलेगा। व्यापार करते हैं तो नए व्यापार मतलब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ओवरऑल 10th और 9th हाउस के लिए अच्छी पोजीशन यहाँ बनी हुई है। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में मार्स और मरकरी है। मार्स देखिए आपके जो पंचम भाव का स्वामी है और आपके 12th का भी स्वामी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये एक तरीके से देखिए एक सिचुएशन क्या आती है जन्म पत्रिका में कि एक व्यक्ति वो होता है जो व्यय करने में भी कंजूसी करता है, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर वाला जो भाव होता है वो ही पीड़ित होता है, आई मीन टू से वो व्यय कर ही नहीं सकता। तो सिचुएशन वो यही होती है। 12th लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में, ठीक है। हम सिर्फ एक ही चीज को ले रहे हैं कि 12th लॉर्ड अपने से 12th हो गया, यानी कि व्यय एक्सपेंडिचर अपने से 12th हो गया, तो ऐसा व्यक्ति एक्सपेंडिचर करता ही नहीं है, एक्सपेंडिचर करने की उसमें क्षमताएं नहीं होती है। तो ऐसे में जब व्यक्ति व्यय ही नहीं करेगा तो फिर समस्या होगी नहीं होगी। तो ये वही योग होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे पैटर्न से भी देख सकते हैं कि 12th लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को अगर विदेश से रिलेटेड कोई काम कर, विदेश में कोई बिजनेस कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसका विदेश से लिंक हो, तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी मिलने के, यानी कि विदेश के थ्रू इनको इनकम के यहाँ पर चांसेस रहते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में हो या फिर कोर्ट कचहरी की फील्ड में हो, एडवोकेट हो, इस तरीके से अगर कुछ है तो वहां पर जो है 12th हाउस से इनको इनकम मिलेगी। बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th लॉर्ड बैठा है, इसमें मैं बोल चुका। 11th की बात रह गई थी कि 11th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, व्यापार का स्वामी बैठा है, तो व्यापार के लिए अच्छी पोजीशन है। और मरकरी साथ में बैठा है, मरकरी आपका पंचमेश है, आपको बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, यहाँ बैठकर आपके लव मैरिज का योग बना रहा है। ओवरऑल मित्रों के साथ अच्छा पीरियड रहेगा, मित्रों के साथ अच्छा पीरियड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर देखिए जैसे मरकरी 23 अक्टूबर को द्वादश भाव में चले जाएंगे तो थोड़ी सी व्यापार में आपको समस्या आएगी। तो 17-18 अक्टूबर को जुपिटर अष्टम भाव में चले जाएंगे तब भी थोड़ा ऑब्स्टेकल यहाँ देगा।
इसके अलावा देखिए इस महीने कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। अब जैसे सन है, सन 16 अक्टूबर तक आपके 10th हाउस में रहेगा, यानी 9th लॉर्ड नवम भाव का स्वामी जो दशम भाव में है, पिता का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट आपके कर्म क्षेत्र पर था, लेकिन ये 17 अक्टूबर को 11th हाउस में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा और उसमें भाग्य का पूरा जो है सहयोग रहेगा। बात करते हैं आपके लिए मंगल की। मंगल 26 अक्टूबर तक जो है आपके 11th हाउस में है, उसके बाद 27 अक्टूबर को 12th हाउस चले जाएंगे। तब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके बच्चे पढ़ाई वढ़ाई को लेकर आप कहीं ना कहीं विदेश चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई में व्यय हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चों का कुछ स्वास्थ्य वगैरह बिगड़े। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात प्रॉपर्टी वगैरह का कोई इश्यू हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। बात करते हैं बुध की। बुध आपके 2 अक्टूबर तक देखिए कहीं ना कहीं कन्या राशि में था। 2 अक्टूबर तक ये जो है बुध आपके हाँ 2 अक्टूबर तक बुध आपके 10th में रहे, उच्च के हैं। और यहाँ पर देखिए ये 7th लॉर्ड 10th में आ गए, अच्छा पीरियड। उसके बाद 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जो है मरकरी 11th हाउस में, ये और बेहतर हो गया इनकम, नए इनकम जनरेट के लिए, यानी कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए। उसके बाद ही चले जाएंगे आपके 24 अक्टूबर को से 24 नवंबर तक ये 12th हाउस, मतलब थोड़ा सा सोचने विचारने की आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स का हेल्थ का इशू कुछ रहे, या पार्टनर्स हो सकता है विदेश घूमने जाए, या फिर आपके बिजनेस का लिंक विदेश से हो। इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं, तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह की चीजें ना रहे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में घाटा हो सकता है, बिजनेस में हानि हो सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं आपके जुपिटर की। जुपिटर मैंने बोला 17 अक्टूबर तक 7th हाउस में है, और 7 जब तक 7th हाउस में रहेगा, अगर मैरिज करने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी यस है, और व्यापार के लिए बड़ा अच्छा पीरियड था। लेकिन 18 अक्टूबर से ये उच्च के हो जाएंगे, अष्टम भाव में हो जाएंगे, तो यहाँ बैठकर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल तो देंगे, लेकिन यहाँ बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मनी सेविंग बढ़ा देंगे। बात करते हैं इसके बाद अब शुक्र की। शुक्र की बात कर चुके, 8 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद ये नीच राशि 9 अक्टूबर में आ जाएंगे। तो ये दोनों पोजीशन के लिए अच्छी है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है इनका, तो कोई किस तरीके का फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू यहाँ नहीं रहेगा। शनि देखिए रेट्रो बोल चुका, 27 नंबर रेट्रो रहेंगे, तो यहाँ क्लब रहेंगे कहीं ना कहीं थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को समझिए, थर्ड हाउस से छोटी यात्रा से लाभ वगैरह होगा ही होगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि भाई आपकी अगर क्वालिटीज की बात करें, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और एक ज्ञानी वानी लोग होते हैं, बढ़िया लोग पर्सन होते हैं। सन साइन यानी कि आपके लिए बेस्ट जो राशियां वो एरीज, लियो और एक्वेरियस होती है, यानी कि मेष, सिंह और कुंभ लगन के लोग या कुंभ राशि के लोग आपके लिए बहुत लकी लोग होते हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो सदैव इनसे बनाकर रखिए। अपने कठिन परिस्थितियों में आप इनसे एडवाइस लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, निसंदेह आपको प्रॉफिट होगा। हेल्थ की बात करें, 10 और 11 अक्टूबर को हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू आपको दिखेगा। 14-15 अक्टूबर को आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। 23-24-25 अक्टूबर को ज्यादा बड़ा खर्चा करने के चांसेस हैं। तो जब भी खर्चा करने का मूड है, अगर बड़ा खर्चा हो रहा है, तो 23-24-25 अक्टूबर को छोड़कर आगे की तिथियों में खर्चा करें, या पहले कर लें। तब वो खर्चे का जो अमाउंट होगा ना, वो एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज होगा थोड़ा कम रहेगा आपका। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए अमावस्या 20 अक्टूबर को है। राहु अगर आपको अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, आपकी वर्क चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आप निसंदेह इसके रेमेडी के लिए अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को है। कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं कि आपके सारे कामों में रुकावटें, झंझटें आती हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी फंसी हुई है, नहीं मिल पा रही है, रिसर्च का काम करते हैं, करना चाह रहे हैं या शुरू किया, लेकिन क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, या फिर स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, या मारा मारी रह रही है, मुसीबतें हैं, अचानक दिक्कतें आ जाती हैं, अचानक समस्या आ जाती है, तो निसंदेह आप जो प्रदोष व्रत है इनका उपवास करें। या फिर इन उपवास नहीं कर सकते हैं, उपवास अगर आप ना कर पाए तो फिर आप शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। इससे क्या होगा, इससे आपके अष्टम भाव से रिलेटेड उलझने समाप्त होंगे और जीवन में सकारात्मकता रहेगी। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 10 अक्टूबर, विनायक 25 अक्टूबर को है। अब देखिए आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्या आपको बनी हुई है, यानी कि आपके मैरिटल
लाइफ में दिक्कतें हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें हैं, तो निसंदेह आप संकष्टी और विनायक चतुर्थी पर उपवास करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं प्रभु को, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें और उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। ये काम विशेष तौर पर आप चतुर्थी और बुध वाले दिन अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपके 7th और आपके 10th हाउस से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण होगा। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की है। गज के योग 1, 7, 14, 21 और 28 अक्टूबर को लग रहा है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से ये योग विद्यमान जरूर रहता है। अब देखिए, इस माह रामनवमी एक हो गई और दशहरा 2 अक्टूबर को हो गया, त्रयोदशी 18 अक्टूबर की होगी, नरक चतुर्दशी यानी कि दीपावली 19 अक्टूबर की है, भाई दूज 23 अक्टूबर को हो गया। तो मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आप सबको रामनवमी, दशहरा, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी अथवा दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये त्योहार आप अपने परिवार के साथ बहुत हर्षोल्लास साथ मनाएं। तो ये एक छोटा सा मित्रों प्रोडक्शन रहा अक्टूबर 2025 का सेजिटेरियस असेंडेंट का, यानी कि धनु लगन के लोगों के लिए अक्टूबर 2025 का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग धनु लगन के हैं या धनु राशि के हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि अक्टूबर माह का जो गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।